सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आज आप लोगों का जो पार्ट लेके डिस्कस करूंगा वो है जेई मेन 2024 सिप 2 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया था उसको बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन आंसर है इसी क्वेश्चन आंसर के साथ एनसीईआरटी बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के साथ वन बाय वन क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज। आप फर्स्ट से लास्ट तक देखो। अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आए तो आप डायरेक्टली कमेंट बुक बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वो कमेंट सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। प्लीज आप लोगों फर्स्ट से लास्ट तक देखो, स्किप मत करो, क्योंकि आपका ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका जेब पे। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे ना, इसको नोट डाउन करो, कॉपी पेन लेके वन बाय वन देखते रहो, कुछ भी पार्ट स्किप मत करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट लूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। चलो देखते हैं कहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन आता है, कैसे टाइप क्वेश्चन हम लोगों को पूछते। देखो, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग द रिएक्शन। इसी रिएक्शन में हमारा मेजर प्रोडक्ट पूछे है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे टाइप जब रिएक्शन हम लोगों को आता है तो कैसे हम लोग करेंगे ना। ये जो Me2NH है ना, ये कितना अमाउंट ऑफ दिया हुआ है ना, 2 इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ Me2NH यूज किया गया है। मीन्स आपका क्या है, N यहाँ पे H, यहाँ पे Me एंड यहाँ पे Me, ऐसे है NH Me2। ठीक है। ये जब आपका क्या है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके डायरेक्टली आपका अटैक कर देंगे तो ये ब्रोमीन माइनस निकल जाएगा। जब ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ब्रोमीन बाहर निकलने के बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा ना, आपका यहाँ पे ब्रोमीन एंड यहाँ पे हम लोगों का क्या है ना, NH, यहाँ पे Me एंड Me प्रोडक्ट हुआ और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और हमारा डबल बॉन्ड जैसे है, जहाँ पे Br है ऐसे Br है ना। अभी देखो, NH क्या हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने के बाद देखो हम लोगों का क्या ऐसे प्रोडक्ट होगा। सो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर आके यहाँ पे अटैक करते। सो नाइट्रोजन का लोन पेयर आके यहाँ पे अटैक करते तो ए डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है और ए ब्रोमीन निकल जाता। तब हम लोगों का क्या है ना, एक 3 मेंबर जो यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। एन एन यहाँ पे एमी फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे Br निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है। और जैसे है हम लोगों का ऐसे प्रोडक्ट होता है ना। सो देखो यहाँ पे ब्रोमीन निकल गया और यहाँ पे NMe2 हो गया है। अभी हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट जो एमीन यूज किया गया है, उसी डाइमिथाइल एमीन जो यूज किया गया है DMA डाइमिथाइल एमीन। सो वो आपका क्या ना, DMA यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर आके यहाँ पे अटैक होगा और ए रिंग ओपन हो जाएगा। सो दोनों साइड में NMe2 फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन 2 हम लोगों का सही आंसर है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एक नया चीज सिखा रहा है, जिसमें आपका 1 इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, 2 इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, उसको बारे में आपको बताएं। ठीक है। ऐसे देखो हम लोगों का और एक देखते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आर। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बारे में हमें जानना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोगों का जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक पे अगर जाके देखेंगे, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल जो रहता है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पे क्या होता है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, क्योंकि मोलिकुल के अंदर अगर इंटरेक्शन होगा तो उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे इंटरनल एग्जाम होता है, मीन्स क्या, इंटरनल मीन्स स्कूल खुद अगर एग्जाम लेते हैं तो इंटरनल। सो ऐसे इंटर इंट्रा 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 याद रखना, इंट्रा मीन्स खुद के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा है। सो देखो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बताए तो ये जो बॉन्ड बॉन्ड है ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये आपका वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, नॉट लाइक ए बॉन्ड। दैट टाइप ऑफ ऑक्सीजन का लोन पेयर एंड हाइड्रोजन के साथ एक इंटरेक्शन होता है, जस्ट एक इंटरेक्शन। ठीक है। ये बॉन्ड नहीं है, बट ए हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो देखो, ऐसे ही हम लोगों का जो पैरानाइट्रोफेनॉल होता है उसमें इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर इंटरनेशनल याद रखना। इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल मीन्स बाहर भी रहता है। सो बाहर मीन्स ऐसे है आपका।
सो देखो ए एक हमारा नाइट्रो ग्रुप है, ए एक नाइट्रो ग्रुप है, तो दोनों नाइट्रो ग्रुप का इंटरेक्शन, नाइट्रोफेनॉल का इंटरेक्शन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके साथ साथ आपका और एक प्रोबेबल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल को क्या ना सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन मेथड पे, क्योंकि देखो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल पैरानाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए इसी प्रोसेस में सेपरेशन टेक्निक में स्टीम डिस्टिलेशन जो टेक्निक होता है उसी टेक्निक से सेपरेशन करते हैं। सो हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता चला, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। अभी देखो हम लोगों का क्वेश्चन पे आते, जो क्वेश्चन पे क्या गया है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ ये सही है कमेंट। क्यों ये कमेंट सही में बताए, इसका रीजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होता है, हाइड्रोजन डॉट 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 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ होता है। हाइड्रोजन किसके साथ होता है ना, हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन के साथ होता है। तो ये सब में एच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहता है। इसीलिए तो अगर हम लोगों देखें H2O एज ए क्या लिक्विड, जैसे अगर H2S अगर देखेंगे ए गैस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं रहता है ना। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ऑन हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपका एक पॉइंट सही पॉइंट है। सेकेंड देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। हम लोगों क्या डिस्कस किया ना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है उसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर क्या नहीं, ऑर्थोनाइट्रो इंट्रामोलिकुलर INTRA होने वाला था, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एच में इंट्रा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एच क्या H और F इसके साथ एनादर एक एच आ रहा है एच। सो ऐसे टाइप जो इंटरेक्शन है, ए एक टाइप मोलिकूल, ए और एक मोलिकूल है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मीन्स इंटर होने वाला था, इसीलिए ए वाला भी ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप देखेंगे बी सी ऑप्शन हमारा नहीं है। जहां पे बी सी है देखो बी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी बी ऑप्शन नहीं है, ए ओनली नहीं। इसके बाद हम लोगों देखते तो हम लोगों का ADE है अभी। सो हम लोग ई के तरफ जाते हैं। ई पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है तो उसका मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मैं आपको अल्कोहल फेनोल ईथर पे दिखा है ना, जो ऐसे अगर रहेगा CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, और अगर ईथर है CH3OCH3। सो किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल का होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, इसलिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बट हमारे पास अगर ईथर होगा, सो देखो दोनों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम आपका बॉन्ड है, कार्बन जितना है इसमें भी कार्बन जितना, हाइड्रोजन जितना, मीन्स मोलिकुलर मास जो है दोनों का मास सेम है। सो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर मास सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे इथर पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता नहीं है। समझ आए ना कॉन्सेप्ट आपको। सो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारा सही है, प्रॉपर्टीज चेंज होता है, इसीलिए जो आंसर है क्या ई बी होगा। तो ADE सही आंसर है, ऑप्शन डी। अभी हम लोग डी पे देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। ऑब्वियसली ये फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए ना, ठीक है ना। सो आप ऐसे टाइप पार्ट को नोट डाउन करके रखो। देन देखो हम लोगों का और एक क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे दिया गया है क्या, ओजोनोलिसिस रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस A एंड B रेस्पेक्टिव आर। सो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा। मैं आप लोगों को इनिशियली एक ट्रिक बताया था, जब आप लोगों का मैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन दिया, उसी एल्किन और अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा, उसी एल्किन पे अगर ओजोनोलिसिस होता है, C डबल बॉन्ड C ऐसे था, इसमें अगर ओजोनोलिसिस होता है तो मैं ऐसे ऑक्सीजन बैठा देने आपको बताया था, और बीच में काट दो, जो प्रोडक्ट होता है वही होता है ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट। ऐसे आपका प्रोडक्ट होता है, ये ओजोनोलिसिस का ट्रिक था,
है ना। सो अभी देखो यहाँ पे ऐसे टाइप ओजोनोलिसिस मींस रिएजेंट कौन सा था, फर्स्ट ओजोन था, अगर ओजोन देते हैं तो ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड इसमें जिंक जिंक देते हैं, जिंक वाटर अगर देते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट होता है जिंक, क्योंकि जिंक क्या करते हैं ना, जिंक ऑक्साइड 3 ओजोन है ना, तो यहाँ पे Zn के साथ रिएक्शन होकर जिंक ऑक्साइड होता है और आपका ए दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे जाते हैं। सो ऐसे अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैठा दिए तो हम लोगों का ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट हो गया है। सो हम लोगों का एक प्रोडक्ट मिला है जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन पे प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो बी जो प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एक है आपका KMnO4, एक है KMnO4, एक में NaOH2 और एक में आपका NaOH2। सो कौन सा सही आंसर होगा, देखो मैं आप लोगों को हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाऊंगा, बट इसमें आंसर अगर आप करेंगे सो हम लोगों का फर्स्ट कंफर्म हो गया ओजोन ZnH2O, तो ए कंफर्म हो गया, ए भी ओजोन ZnH2O, सो ए दोनों में कोई एक हो सकते, बट KMnO4 नहीं होता है, इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन स्पेशली कीटोन रिएक्शन रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्मेशन CH3 जो हम लोगों का प्रोडक्ट होता है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन रिएजेंट है। सो इसीलिए बी जो रिएजेंट है NaOH2A है। देखो आप कैसे किया था, हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे देखो ऐसे ही एक मेंशन किया गया था, ओजोनोलिसिस है क्या ना, हमारे पास अगर एल्कीन है उसमें ओजोन किया है तो ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है, उसी ओजोनॉइड में जिंक वाटर देते हैं तो एक एल्डिहाइड मींस इसको अगर काट देंगे तो देखो CH3CHO 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 इथानल मिथानल, नेमिंग भी आप याद रखो क्योंकि आपका एग्जाम पे ऐसे नेमिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो मिथाइल प्रोपेन लिए है, इसके साथ लिए तो एक आपका प्रोपेन 2 और एक क्या ना HCHO फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे है ना। सो देखो अभी हम लोगों का और एक पार्ट जो है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो हमारा एनसीईआरटी बुक का क्या ना केमिकल रिएक्शन का पार्ट पे आपको मिलेगा, वहां पे अगर एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट देखेंगे, जो कीटोन है ना, कीटोन के साथ NaOH अगर यूज करेंगे CH3COO Na फॉर्मेशन होता है प्लस CH3, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए। सो कीटोन जो है उसी कीटोन पे एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तब हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। सो मिथाइल ग्रुप लिंकेड टू द कार्बोनिल एटम एंड मिथाइल कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइट, हाइपोहेलाइट मींस क्या है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आयोडीन का रिएक्शन होता है तो NaOI फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइड। मींस कैसे है हाइपोहेलाइड, अगर सोचो आपके पास NaOH है, सो NaOH के साथ NaOH इसके साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं तो NaOCl फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं क्या ना सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड ओके क्लोराइड, ये आपको जानना चाहिए। सो ये जो पार्ट है आपका, ये देखो यहाँ पे क्या लिखे ना हाइपोहेलाइट लिखा था, इसका रीजन ऐसे था, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म, जो मिथाइल ग्रुप मींस देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसमें जो एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप था वो मिथाइल ग्रुप कन्वर्टेड होकर की क्या प्रोडक्ट होता है, हेलोफॉर्म प्रोडक्ट होता है, मींस एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ये था हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वहां पे अगर आप देखेंगे, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप था वो मिथाइल ग्रुप ONA हो गया है, मीन्स ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ है, जो रिएक्शन NaOH2 का प्रेजेंस में होता है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। चलो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों देखते, वहां पे हम लोगों को और हाँ यहाँ पे और एक पार्ट आप ध्यान से रखना, देखो ये जो हमारा मिथाइल कीटोन है इसमें NaOH2 देते तो डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है, जो हमारा क्या एग्जाम्पल नंबर 8.4 एनसीईआरटी बुक पे अगर आप जाके देखेंगे तो डायरेक्टली इसी को एग्जाम्पल डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है ना। सो इसमें देखो दो रिएजेंट यूज किया गया है, एक रिएजेंट आपको क्या है ना NaOH2 के साथ रिएक्शन होता है तो C डबल बॉन्ड ONA फॉर्मेशन होता है, और
H2CO3 दिया रहता है तो COOH फॉर्मेशन होता है। ये दोनों पार्ट आप नोट डाउन करके रखो। कौन सा रिएजेंट, अगर आयोडीन है NaOH मीन्स ONA होता है और H2CrO3 मीन्स COOH होता है। ये सॉल्ट फॉर्मेशन रहता है, एसिड फॉर्म में हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2-डायोल, ये तो आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता चलना चाहिए क्योंकि हम लोगों का अगर अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों डिस्कस किया था, वहाँ पे कॉमन नेम IUPAC नेम जो होता है क्या ना, जैसे फेनॉल इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल, मीन्स फेनॉल का राइट साइड में अगर क्या एक मिथाइल ग्रुप रहता है तो क्रेसोल बोलते हैं। फेनॉल का अगर पैरा पे रहता है तो ऐसे, ये देखो फेनॉल है, इसमें आगा क्या ना और टोलुइन का ऑर्थो पोजिशन में मीन्स टू ऑर्थोक्रेसोल होता है। अगर हमारा क्या ना ऑर्थो मेटा पोजिशन मेटाक्रेसोल, यहाँ पे पैरा पोजिशन में पैराक्रेसोल और 4 मिथाइल फेनॉल इसको बोलते हैं। ऐसे कॉमन नेम इसका और IUPAC नेम जैसे केटिकॉल है, केटिकॉल का जो कॉमन नेम है वो क्या ना कॉमन नेम केटिकॉल, बट इसका IUPAC नेम बेंजीन 1,2-डायोल। जैसे रेसोर्सिनल होता है क्या 2 OH मीन्स आप ये याद रखो, जो अगर दोनों OH है तो केटिकॉल रेसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनोन होता है, बट एक मिथाइल एक OH तो उसको बोलते हैं क्रेसोल, तो क्रेसोल ऑर्थोमेटा एंड पैराक्रेसोल, ठीक है ना। सो ऐसे अगर हम लोगों का क्वेश्चन पे देखेंगे जो इसका आंसर क्या होगा, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2-डायोल मीन्स आपका क्या हो जाएगा ना बेंजीन 1,2-डायोल मीन्स देखो यहाँ पे केटिकॉल है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखो ऐसे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम पे बहुत बार पूछता है, आप अगर JEE मेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आता है और ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों पहले डिस्कस किया था। एक क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमें नहीं पूछे, इससे एक प्रोडक्ट बनेगा, उसी प्रोडक्ट से रिएक्शन होता है। देखो कितना कम टाइम पे हम आंसर करेंगे अगर हमें पता है। देखो ए क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, इसके साथ NaOH इथेनॉल दिए है, मीन्स क्या होता है ना इसमें HBr मीन्स HBr बाहर जाके एल्किन फॉर्मेशन होता है। जो एल्किन मीन्स क्या ना, यहाँ पे अगर आपका क्या ना यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अगर यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का अगर Br आप H और Br एलिमिनेशन होके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है क्या CH3 CH2A, ये प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है, क्योंकि NaOH सो NaBr निकल जाता है और वाटर बाहर निकल जाता है, मीन्स क्या माइनस NaBr और माइनस वाटर बाहर निकालने के बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स ये जो प्रोडक्ट हुआ है ये प्रोडक्ट कौन सा टाइप प्रोडक्ट है ना, अनसिमेट्रिकल एल्किन है। और इसी अनसिमेट्रिकल एल्किन के साथ जब हम लोगों वाटर प्लस H+ का रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, हम लोगों को अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों देखा था, जो वाटर H+ के साथ रिएक्शन होता है मीन्स एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन, मीन्स एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन, हाइड्रेशन मीन्स क्या है वाटर एडिशन, और जो एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन होता है, एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन वो कौन सा रूल का हिसाब से होता है, मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, सो मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग हाइड्रोकार्बन पे और यहाँ पे भी पढ़ाई किया। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहता है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। सो हम लोगों का अगर देखेंगे जो क्या ना वाटर, सो वाटर H+ और OH- ए होता है, तो ए आपका नेगेटिव पार्ट उसी एल्किन पे अटैक होगा जो एल्किन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो ए अगर हम लोगों एल्किन देखें, ये देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सो इसी डबल बॉन्ड में वाटर एडिशन होगा, कहाँ पे OH- जाएगा, लेस नंबर पे जाएगा, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट हो रहा है ए CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH एडिशन हो रहा है और यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, ऐसे वाटर एडिशन मीन्स आपका क्या ना ए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है, और क्या
ना ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल फॉर्मेशन होता है ना। अगर डाइबोरेन H2O2 OH माइनस देते हैं, ये जो H2O2 डाइबोरेन दिए है ना, और डाइबोरेन और आपके पास लिख सकते BH3 वो भी डाइबोरेन होता है। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है आप हमेशा नोट डाउन करके रखो, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है। CH3CH, यहाँ पे CHOH होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, मीन्स आपका ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। समझ आया ना। हम लोगों का ऑप्शन बी जो था वो 2 प्रोपानॉल था। ऑप्शन बी हमारा 2 प्रोपानॉल है एंड ऑप्शन सी जो है 1 प्रोपानॉल है, 1 प्रोपानॉल है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। समझ आए आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि ए जो प्रोडक्ट हो रहा है ए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से प्रोडक्ट हो रहा है। मैं अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में इसी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हो वहां पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का चाहे एब्जॉर्बेंट यूज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज आर सिलिका, एल्यूमिना, क्विक लाइम एंड मैग्नीशिया, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखो इसी क्वेश्चन पे ये एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा। अगर आपको मैं एनसीईआरटी पेज पे लेके जाऊं, देखो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी चैप्टर जो हम लोगों का क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का जो चैप्टर था एनसीईआरटी यूनिट 8 पे, वहां पे अगर आप देखेंगे अच्छा से मेंशन किया गया है कॉमनली यूज एब्जॉर्बेंट एज सिलिका, जेल एंड एल्यूमिना। हम लोगों का सही आंसर क्या होगा ना, इसका जो सही आंसर है सिलिका एंड एल्यूमिना मीन्स ए बी। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, है ना। डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं एनसीईआरटी बुक के साथ आपका जो क्वेश्चन आता है उसका एक कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आपको बुक के साथ साथ क्या क्वेश्चन आता है, कैसे उसी पार्ट को इंपॉर्टेंट देना है वो भी आपको देखना है। जैसे देखो यहाँ पे आपका चैप्टर है, इसी चैप्टर पे जो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, यहाँ पे जो ए पार्ट है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आपको इतना सारा पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। आपको कौन सा ओनली पढ़ाई करेंगे ना, जो आपका कॉमनली यूज एंड सिलिका, जेल, एल्यूमिना, आपको ए याद रखना है। और उसके साथ साथ जो आरएफ फैक्टर रहता है, रिटेंशन फैक्टर, ये एक आपका थिन लेयर प्लेट है, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। इसमें आपका क्या है ना, इनिशियली इसमें सॉल्वेंट लेते हैं और थिन लेयर प्लेट को ऐसे देते हैं, डीप करते हैं। ये आपका बेस लाइन रहता है, बेस लाइन में कंपाउंड का स्पॉट करते हैं और उसमें मोबाइल फेज में वो कंपाउंड ऊपर तरफ जाते हैं। पोलर नॉन पोलर डिफरेंट टाइप सॉल्वेंट यूज करते हैं। यूज करने के बाद जब कंपाउंड रन होता है, सोचो कंपाउंड इतना दूर तक आया, सॉल्वेंट इतना दूर तक आया, तो सॉल्वेंट का जो जितना दूर आया हो वो नीचे रहता है बेस लाइन, और जितना डिस्टेंस सब्सटेंस किया वो सब्सटेंस ऊपर तक रहता है। तो इसीलिए सब्सटेंस और सॉल्वेंट, सो डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, जैसे सब्सटेंस मीन्स हमारा प्रोडक्ट कितना दूर तक गया है और हमारा क्या सॉल्वेंट कितना दूर तक गया है, वही है क्या ना आरएफ फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। ये मैं आप लोगों को दिखाया, एक कॉलम होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप सॉल्वेंट पास करने के बाद ऐसे सेपरेट करते हैं, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट से थोड़ा 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 करके पोलर देंगे तो ऐसे टाइप कंपाउंड सेपरेट होता है। सो जो ABC थीन मिक्सचर है, इसी मिक्सचर को आपका कॉलम पहले TLC पे चेक करते हैं, उसका स्पॉट का डिफरेंस देखते हैं यूवी लेंथ में, जो यूवी विजिबल जो ए होता है हमारा यूवी लाइट, उससे देखते हैं कैसे कंपाउंड का स्पॉट दिख रहा है, उसका ऊपर डिपेंड करने के बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन करते हैं। ठीक है, ये पार्ट आप थोड़ा सा सोच के रखो, उतना ये नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है जो KOH के साथ अगर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट P कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट दिखाने को पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते एक पार्ट। देखो हम लोगों का क्या है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे अगर हमारे पास कुछ एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे भी क्या है ना, एक एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल है, ये बेंजीन रिंग छोड़ो क्योंकि बेंजीन रिंग के पास CH2 देन, सो एक एल्किल हैलाइड है। इसी एल्किल हैलाइड पे अगर हमारा अल्कोहल KOH देते हैं तो क्या होता है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है।
और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है ना, वो कैसे होता है भाई, वो तो आपको जानना चाहिए ना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है जो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन रहता है वो हाइड्रोजन एंड अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एंड अल्फा पोजीशन का हेलोजन क्या रिमूव होता है सिस्टम से। और इसमें और एक पार्ट आपको नोट डाउन करके रखना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। सो देखो अल्कोहलिक के बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, बीटा बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड देते हैं और एक्स को बाहर निकाल देते हैं, ये आपका मेन मैकेनिज्म है। तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोगों एनसीईआरटी बुक को अच्छा से पढ़ाई किया तो ऐसे टाइप क्वेश्चन करने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा पार्ट आपको दिखा देती। देखो रेट किसका होता है ना, टार्सियरी होता है, देन आपका सेकेंडरी होता है, देन आपका प्राइमरी होता है एल्किल ग्रुप का। ओके एंड हेलोजन होगा तो पहले आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन। टार्सियरी मीन्स अभी तो आपका ये तो दे के छोड़ दिए एनसीईआरटी बुक पे, बट इसका क्वेश्चन जो आता है वो तो हमारा देखना चाहिए ना। तो देखो क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं, पहले टार्सियरी याद रहे। सो बेस अगर प्रोटॉन को लेंगे, सो बेस कहाँ से प्रोटॉन को टेकअप करेंगे वो आपको जानना चाहिए। सो बेस अगर देखो ए क्या है, ए टार्सियरी पार्ट है क्योंकि ये टार्सियरी कार्बन है ना। और ए अगर देखेंगे ए सेकेंडरी है। सो हमारा कौन सा साइड से लेंगे, टार्सियरी पहला है, हम लोगों क्या डिस्कस किया। सो इसीलिए टार्सियरी से क्या इससे हाइड्रोजन पहले लेंगे, ए हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ए ब्रोमीन। सो देखो ए जो हम लोगों का KOH बेस से प्रोटॉन को लेते हैं, ए जाके यहाँ पे बॉन्ड करते हैं और ब्रोमीन को बाहर निकाल देते हैं, मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट होता है ए थर्ड ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही प्रोडक्ट है। समझ आए ना कॉन्सेप्ट आपको। सो ऐसे टाइप हमारा हमेशा देखना है कौन सा साइड, ए हमारा टार्सियरी है, सेकेंडरी है, तो टार्सियरी हमारा पहले होता है, इसीलिए टार्सियरी से हुआ और हमारा मेजर प्रोडक्ट जो हुआ है ए प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऐसे ही और एक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन है, जो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। देखो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आप नोट डाउन करके रखो। देखो एरोमेटिसिटी चैप्टर में जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट था। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्या था ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं ना, बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्योंकि बेंजीन क्या होता है ना, साइक्लिक प्लेनार एंड क्या होता है ना, हुकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होगा एंड फोर क्या है कॉन्जुगेटेड। सो ए अगर आपका रहेगा तो आप बता सकते ए एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टर। अगर आपका एंटी एरोमेटिक होगा, सो एंटी एरोमेटिक मीन्स क्या है ना, वो आपका साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड हो सकते, प्लेनार भी हो सकते, प्लेनार, बट इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। सो देखो यहाँ पे हम लोगों का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बट यहाँ पे 4n पाई सिस्टम है। ए होता है एरोमेटिक, ए होता है एंटी एरोमेटिक। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, सो एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ये जो कंपाउंड देख रहा हो इसमें हम लोगों को काउंट करना है कौन सा हुकेल्स रूल का हिसाब से एरोमेटिक हो रहा है एंड ये हमारा साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड है नहीं है, वो भी हमें देखना है। देखो ऑप्शन ए पे है, देखो इस पे क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखो अगर एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एनायन चार्ज रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सो इसमें आपका क्या है, ए 2 इलेक्ट्रॉन, ए भी 2 इलेक्ट्रॉन। सो आपका ए क्या है ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ए साइक्लिक भी है, ऑल्टरनेटिव क्योंकि ए ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड भी है। सो आपका क्या है ना, ए कॉन्जुगेशन पे आ रहा है, मीन्स ए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसी एरोमेटिक कंपाउंड है मीन्स आपका क्या है, ए कंपैटिबली लीस्टेबल है। तो आपका ए आंसर हो। अभी देखो इसमें देखो ए साइक्लिक है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है, ए भी साइक्लिक है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन छोड़ो। अभी यहाँ पे आओ ऑप्शन डी पे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है ना, 2 पाई और लोन पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितना पाई हुआ है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ए एरोमेटिक कंपाउंड है।
मीन्स ए ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पे डी सबसे एरोमेटिक कंपाउंड ए। सो हमारा सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। बट सी और बी के अंदर क्या है, क्या रूल है ना, ए जो है ए रिंग स्ट्रेंथ थ्योरी होता है। रिंग स्ट्रेंथ थ्योरी क्या बताए, अगर आपके पास 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है एंड 5 मेंबर रिंग है, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग है, जितना रिंग छोटा होगा उसका स्ट्रेन उतना ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी उतना कम होता है। सो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, सो 4 और 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली टू 4 मेंबर रिंग। सो 5 मेंबर रिंग देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए सी ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली बी, इसीलिए ऑप्शन 4 सही आंसर हुआ है। कॉन्सेप्ट है ना। देखो ऐसे ही हम लोगों एनसीईआरटी बुक पे अगर देखेंगे, देखो वहां पे ऑलरेडी एरोमेसिटी का प्लेनारिटी रहना चाहिए, हाई हाई डी लोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए एंड फॉरेन क्लास टू होकेल्स रूल रहना चाहिए। आपका नीट में क्वेश्चन भी आया था जो होकेल्स रूल, बेंजीन, साइक्लोपेंटाल्डाइल डाइऑन, साइक्लो, ये सब क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखो यहाँ पे प्लस है मीन से 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सो ये सब हमारा 6 पाई, ये 10 पाई, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। होकेल्स रूल का हिसाब से एरोमेटिक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों और थोड़ा आगे देखते। देखो क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो यहाँ पे क्या पूछे है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज। अगर अल्फा ग्लूकोज या अल्फा गैलेक्टोज आपको स्ट्रक्चर जानना चाहिए, देन अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना चाहिए, देन फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जानना चाहिए एंड राइबोज को स्ट्रक्चर जानना चाहिए। ये स्ट्रक्चर अगर आप कर पाएंगे तो आप इसी आंसर कर पाएंगे। सो ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज का डिफरेंस होता है क्या, देखो मैं आप लोगों के पास ये पेज लेके आए ना। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है जेनरली क्या ना, अगर बॉन्ड फॉर्म में लिखेंगे सो देखो ऐसे होता है। सो ए आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, बाकी सब आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH। मीन्स आपका कितना है 6 कार्बन देके स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो हमारा क्या है ए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये कौन सा टाइप ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, क्योंकि राइट साइड पे आपका OH है इसीलिए इसको डी ग्लूकोज है। अगर एल ग्लूकोज है तो इसका लेफ्ट साइड पे OH सब आ जाएगा। मीन्स अगर मिरर देके उल्टा कर देंगे तो आपका OL ग्लूकोज होता है। यहाँ पे देखो अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज का अगर डिफरेंस देखेंगे, ओनली हम लोगों का क्या है ना C4 पोजीशन चेंजेस है, बाकी सब सेम है। C4 पोजीशन चेंजेस कैसे है, देखो OH ग्रुप लोअर पार्ट पे है, यहाँ पे OH ग्रुप हायर पार्ट पे है, इसीलिए ए अल्फा क्या ग्लूकोज इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं अल्फा गैलेक्टोज। ठीक है। सो 4 नंबर पोजीशन जो है वो चेंज होता है, अल्फा ग्लूकोज और इसको अल्फा गैलेक्टोज बोलते हैं। ये आप नोट डाउन करके रखो। और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होता है ना, उन लोगों एपीमर एंड दैट डिफर फ्रॉम द C4 कार्बन होता है। एंड क्या है, एंड एपीमर इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट डिफरेंट फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल इन द अरेंजमेंट ऑफ वन स्टियोजेनिक सेंटर एट वन पोजीशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। आया ना कॉन्सेप्ट। सो देखो यहाँ पे हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज एपीमर होगा, मीन्स ए का 4 ऑप्शन होगा। सो देखो ए का 4 ऑप्शन मीन्स फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल होगा, सेकेंड ऑप्शन कैंसिल होगा। अभी हम लोग 3 एंड 4 पे आते। देखो 3 पे देखो B3 है, B3 है, C1 है, C2 है, D2 D1। मीन्स हम एक को देखते तो हम लोगों का समझ आ जाएगा, बाकी आंसर अगर हम नहीं देखेंगे भी तो चलेगा, तो इसका सही आंसर बता सकते। देखो अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रुक्टोज, इन लोगों क्या होता है ना, ए दोनों क्या है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक एक का आइसोमर होता है। ये हम लोगों को पता है, क्योंकि जो अल्फा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्योंकि उसमें कार्बन जितना है, हाइड्रोजन जितना है, ऑक्सीजन उतना ही है, और फ्रुक्टोज में भी सेम रहता है। सो इसीलिए हम लोगों का अल्फा ग्लूकोज अगर अल्फा फ्रुक्टोज देखेंगे तो C का 1 होगा, तो हम लोगों का ए भी ऑप्शन क्या होगा ना 3 सही आंसर होगा, क्योंकि C का 1 और D का ग्लूकोज और राइबोज आप लोगों को पता है वो होमोलोगस सीरीज होता है। देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे, देखो ये है जो एनोमर है क्या ना, एनोमर इज ए स्टियोजेनिक सेंटर दैट डिफर ओनली,
एनोमेरिक कार्बन मीन्स अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चरल आइसोमर। मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का डिफरेंस होता है वो क्या ना एनांस म्यूटा रोटेशन होने के बाद अल्फा बीटा डी ग्लूकोज होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता ना, ये जो है एक किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये क्या डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये राइट साइड पे OH है, ठीक है ना। सो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसी डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में जब क्या ना अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन जब देखते हैं ग्लूकोज का, तब आपका ये OH पोजीशन को देखते हैं ओनली, ये OH पोजीशन। देखो बाकी सारे सेम है। 1 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अगर लोअर पार्ट पे रहता है तो उसको अल्फा एनोमर बोलते हैं, अगर 1 नंबर कार्बन पे OH अबव पार्ट पे रहता है तो बीटा एनोमर बोलते हैं। सो इसीलिए ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है। समझ आया ना। ग्लूकोज गैलेक्टोज, गैलेक्टोज पे क्या था ना, गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन को कंसीडर कर रहा था, बट ग्लूकोज में 1 नंबर कार्बन पे कंसीडर करके अल्फा बीटा मेंशन किया गया है, ठीक है ना। सो इसीलिए अगर हम लोग ऑप्शन 2 पे देखो, जो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, इन दोनों का क्या है ना एक एनोमर है। मैं ऑलरेडी आपका एनोमर का डेफिनेशन दिए, जो जहाँ पे जो स्टीरियोआइसोमर दैट डिफर ओनली एनोमेरिक कार्बन चेंज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हम लोगों को फ्रुक्टोज को बारे पे जानना चाहिए, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को बारे में। सो ग्लूकोज क्या है ना, आपका ए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। देखो ए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें जितना कार्बन, जितना हाइड्रोजन, जितना ऑक्सीजन है, इसमें सेम है, बट इसमें देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और ए कीटोन है। इसमें दोनों ही CH2OH, इसमें दोनों ही CH2OH, बट इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है। बट कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। सो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, मीन्स हाइड्रोजन आइसोमर क्या बोलते हैं ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी जब रहता है उसको आइसोमर बोलते हैं। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का आइसोमर है। अभी देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अगर स्ट्रक्चर देखें सो क्या है, देखो यहाँ पे OH ग्रुप लोअर पोजीशन पे है, मीन्स ए जो ग्लूकोज है ये आपका अल्फा ग्लूकोज है ना। और फ्रुक्टोज क्या है ना, फ्रुक्टोज पे देखो ए CH2OH, यहाँ पे देखो CH2OH और एबव पे OH है, मीन्स क्या है ना, एक इसको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्या, ग्लूकोज देखो ए 6 मेंबर रिंग हुआ है, 6 मेंबर रिंग, बट फ्रुक्टोज पे क्या है ना 5 मेंबर रिंग, ये आपका डिफरेंस है। ये ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होता है, फ्रुक्टोज पे 5 मेंबर रिंग रहता है। क्यों, देखो ये जो ग्लूकोज में CH2OH ओनली एक ग्रुप रहता है, बट यहाँ पे देखो दोनों CH2OH है, दोनों CH2OH है, इसीलिए एक कार्बन बाहर निकल जाता है। सो इसीलिए 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग, ग्लूकोज में 5 मेंबर रिंग, फ्रुक्टोज में 6 मेंबर रिंग। अभी देखो अल्फा फ्रुक्टोज एंड बीटा फ्रुक्टोज बोलते हैं, मीन्स अल्फा एंड बीटा क्या होता है, मैं आपको क्या बताए, 1 नंबर कार्बन पे अगर OH ग्रुप लोअर पार्ट पे रहता है तो उसको अल्फा बोलते हैं, इसलिए अल्फा डी फ्रुक्टोज। 1 नंबर कार्बन पे अगर AOH ऊपर पे मीन्स बीटा डी फ्रुक्टोज। सो अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज आपको पता चला ना अभी। सो इसीलिए एक का आइसोमर हम लोगों को बोला था, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रुक्टोज है क्या आइसोमर। देन देखो और एक पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं ना एनोमर। एनोमर मीन्स क्या है ना, म्यूटा रोटेशन होने के बाद एनोमर होता है, जिसको बोलते हैं, देखो मैं आप लोगों को एक दिखा रहा हूँ एक सिंपल पार्ट, जिसमें देखो यहाँ पे क्या ना म्यूटा रोटेशन ऑफ अल्फा बीटा डी ग्लूकोज हो रहा है। सो ए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और आपका ए राइबोज का स्ट्रक्चर है। क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है और जो राइबोज है 5 कार्बन है। सो हम लोगों को पढ़ाई किया था ना 10th क्लास में, जो एक कार्बन के ऊपर और एक कार्बन में 2 कार्बन के बाद अगर 3 कार्बन कुछ कंपाउंड होता है तब उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। 3 से 4, 4 से 5 हम लोगों को पढ़ाई किया था ना, होमोलोगस सीरीज 10th क्लास में था हम लोगों का। वहाँ पे क्या था हम लोगों का, अगर CH3 CH2 CH3 ये इथेन है, इसका हायर होमोलोगस
CH3 CH2 CH3, इसका हायर होमोलोगस, इसका हायर होमोलोगस CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हायर होमोलोगस मीन्स ये 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन मीन्स हायर होमोलोगस हो रहा है। ऐसे ए आपका 5 कार्बन है, ए आपका 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ए एक का होमोलोगस है, क्योंकि सेम यहाँ पे जैसे ग्रुप है, यहाँ पे सेम ग्रुप है, बस केमिकल थोड़ा सा चेंजेस है, वो अलग पार्ट है, बट इसका हायर होमोलोगस ए है। इसलिए ये जो पार्ट है राइबोज एंड ग्लूकोज दोनों का है क्या ना, एक होमोलोगस और होमोलोगस सीरीज है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे ग्लूकोज का जैसे मैं अल्फा एनोमर बीटा एनोमर आपको दिखाए, अल्फा मीन्स देखो लोअर पार्ट में OH, लोअर अपर पार्ट में बीटा, ऐसे देखो जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे अगर हम लोग राइबोज देखेंगे, एक 1 नंबर कार्बन लोअर पार्ट में मीन्स अल्फा और 1 नंबर कार्बन हायर पार्ट में मीन्स बीटा। देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होता है फ्रुक्टोज पे, ठीक है ना। बट फ्रुक्टोज का क्या है 5 मेंबर रिंग, देखो 5 कार्बन ही है फ्रुक्टोज में, ए आपको या फ्रुक्टोज बता रहा हूँ, राइबोज में ओनली 5 कार्बन ही रहता है, ए आपको नोट डाउन करके रखना है, राइबोज जो होता है ओनली 5 कार्बन देके ही रहता है, समझ आया। आप अच्छा से देखो, 1 बाय 1 नोट डाउन करो तो आपको ये डाउट और नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पार्ट है, थैलामाइड इज मेड अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। सो थैलेमाइड मीन्स आपका ये एमीन का रिएक्शन, हमारा जो यूनिट NCERT बुक पे अगर आप देखेंगे क्या ना, क्लास 12 पे यूनिट 9 पे वहाँ पे अगर आप देखेंगे सो उसमें आपको ये मिले जाएगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्योंकि देखो ये जो है थैलामाइड, इसी थैलामाइड के साथ KOH बेंजाइल क्लोराइड यूज कर रहा है, प्रोडक्ट P प्रोडक्ट होता है, P पे कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपको देखना है। सो थैलामाइड का अगर देखेंगे, ये आपका थैलामाइड का स्ट्रक्चर है, इसी थैलामाइड में अगर KOH रिएक्शन करते हैं सो क्या होता है ना, MO माइनस AOH को लेते हैं, सो यहाँ पे क्या उसके बाद K प्लस यहाँ पे रहता है और N माइनस ऐसे, सो N माइनस K प्लस है। ए एल्किल जो एलाइड है इसे A माइनस AR को लेते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, और हमारा जो रिएक्शन है उसमें बेंजाइल क्लोराइड लिए हैं। सो बेंजाइल क्लोराइड मीन्स आपका ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे। सो आपका पाई बॉन्ड कितना है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सो टोटल 8 पाई बॉन्ड है। तो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा था कितना अमाउंट ऑफ पाई बॉन्ड है थैलामाइड के साथ KOH एंड बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा, तो RX है ना मीन्स PH CH2Cl। बात इसका जो इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का, इसमें ओनली प्राइमरी एमीन होता है, और इसमें क्या ना एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एनायन फॉर्म ऑफ थैलामाइड। इसीलिए क्योंकि ये जो माइनस जाके डायरेक्टली जो अटैक होता है ये आपका SN2 टाइप प्रोडक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इसमें दूसरा अगर एराइल बेंजीन अगर एराइल एमीन अगर फॉर्मेशन करेंगे मींस प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन करेंगे, सो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ए ओनली क्या ना एल जो क्या है सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन होता है, बट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन नहीं होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में। ये आप नोट डाउन करके रखो, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैं मार्क कर दिए, ये जो मैं पॉइंट में मार्क कर देते वो पार्ट को आप ध्यान से देखो, क्योंकि वो पार्ट आपका बहुत NCERT बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। सो ऐसे देखो यही थैलामाइड था, बेंजोइल क्लोराइड लिया था, P एंड पाई बॉन्ड एंड प्रेजेंट इन द क्लोराइड। सो मैं आपको दिखा दिए 8 पाई बॉन्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 था 4 5 और 3 आया है तो 8 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट देखो और एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 2 ऑक्सो हेक्स 4 इनोइक एसिड इज। सो आपको नोमेनक्लेचर जानना है। मैं नोमेनक्लेचर का आप लोगों को वन शॉट लेक्चर लिया, आप लोगों जाके देख सकते हैं नोमेनक्लेचर का बारे पे। सो इसमें देखो 2 ऑक्सो हेक्स 4 इनोइक एसिड। इनोइक एसिड मीन्स क्या है, ओइक एसिड है। ओइक एसिड मीन्स क्या है, C डबल बॉन्ड OH रहना चाहिए, इसको ओइक एसिड बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना OH C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लेते हैं। अभी क्या है ये हमारा 1 है, 2 ऑक्सो मीन्स यहाँ पे और एक C डबल बॉन्ड O है, 2 नंबर पे ऑक्सो, 2 नंबर पे ऑक्सो,
इसके बाद क्या हेक्स बोले हैं, हेक्साइन मीन्स क्या होगा ना CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 A, क्योंकि 4 हेक्साइन बताए तो 4 नंबर पे आइन है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, देखो 4 नंबर पे आइन आ गया। एंड उसके बाद क्या है 4 आइन इनायोक एसिड 4, ए आपका 5 ए 6, तो हम लोगों का क्या ना ACH, हाँ C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसे है ना। सो देखो ये जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखे एसिड C डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सो इसका अगर हम लोग काउंट करेंगे कितना पाई बॉन्ड है कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसे काउंट करेंगे ना, आपको देखना चाहिए पाई बॉन्ड कितना है ना, पाई बॉन्ड 2 3 4, सो पाई बॉन्ड हमारा 4 है एंड सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे तो 14 है। टोटल आपका क्या है 18 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसी क्वेश्चन पे, आप लोगों जाके देखो चेक करके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, वेनिलिन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम वेनिला बीन्स हैज टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, देखो वेनिला कंपाउंड बताए ना, वेनिला कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम वेनिला, ये भी डायरेक्टली आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का यूनिट 8 पे अगर आप जाके देखेंगे वहाँ पे नोमेनक्लेचर का पार्ट वहाँ पे बहुत अच्छा से मेंशन किया गया है, ए है वेनिलिन, ए है सैलिसिल्डिहाइड और ए सिनामिल्डिहाइड, एंड ए जनरली यूज होता है क्या फूड इंडस्ट्री पे एंड फार्मास्यूटिकल फाइबर पे ए यूज होता है। सो वेनिलिन का ए स्ट्रक्चर है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है एंड कितना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कितना ऑक्सीजन एटम एंड कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। सो पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे मींस पाई बॉन्ड कितना है ना, पाई बॉन्ड अगर देखा जाए ये जो CHO मीन्स C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, सो 1 2 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे एक, सो 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड मीन्स आपका 8 इलेक्ट्रॉन है एंड क्या है ना ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन 1 2 3, तो 3 ऑक्सीजन टोटल 11, सो इसका सही आंसर जो है आपका 11 है ना। सो ऐसे होता है क्वेश्चन का आंसर सॉल्व, जो आपका क्या NCERT बुक के साथ डायरेक्टली में कोरिलेट किया था। आपका वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ, बट आपका कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अगर कुछ डाउट है तो। और आपको वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखो प्लीज़, अगर वीडियो को कुछ मॉडिफाई करना है वो भी आप लोगों को सजेस्ट करो, मैं मॉडिफाई करने को कोशिश करूँगा। ओके बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे।